चमक धमक और रेड कारपेट पर हमेशा बनी रहने वाली मुस्कान के पीछे एक ज्यादा अंधेरी, कम शालीन कहानी छुपी हुई है। वे इंटरव्यू जो कभी आकर्षक व्यक्तित्वों और परोपकारी संस्थाओं को उजागर करते थे, अब परेशान करने वाले सच और गुप्त जिंदगियों की झलक देने लगे हैं। नंबर 20, ये मार्टिन श्रेक्रेली थे, जो अमेरिका के सबसे नफरत किए जाने वाले व्यवसायियों में से एक के रूप में जाने जाने लगे। उन्हें अक्सर फार्मा ब्रो कहा जाता है, जो बिग फार्मा और दवा कंपनियों से उनके करीबी संबंधों की ओर इशारा करता है, क्योंकि उन्होंने एक जीवन रक्षक दवा की कीमत बढ़ाने का विवादास्पद फैसला लिया था। श्रेक्रेली का जन्म ब्रुकलिन में अल्बानियाई माता पिता के यहाँ हुआ था, जो श्रेक्रेली जनजाति के वंशज थे। उन्होंने हंटर कॉलेज हाई स्कूल में पढ़ाई की और अपना डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने बारूच कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका वित्त क्षेत्र में अनुभव है और उन्होंने हेज फंड मैनेजर के रूप में अपने अनुभव का उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योग में प्रवेश करने के लिए किया। बाद में उन्होंने रेट्रोफिन और ट्यूरिंग फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। पहले से ही एक विवादास्पद व्यक्ति माने जाने वाले श्रेकेली ने 2015 में एक जीवन रक्षक दवा की कीमत बढ़ाकर और भी ज्यादा असंतोष पैदा कर दिया। वह दवा डाराप्रिम थी, जो एक परजीवी रोधी दवा है और टॉक्सोप्लाज्मोसिस के इलाज में इस्तेमाल होती है। कीमत में बढ़ोतरी भी मामूली नहीं थी। इसे $13.50 से 5000% बढ़ा दिया गया था और अब ये प्रति गोली $750 हो गई थी। यह भारी आक्रोश का कारण बना और उसी साल उनके ब्लूमबर्ग इंटरव्यू में यह मुद्दा भी उठा। सीईओ ने दाम बढ़ाने का बचाव किया, ये तर्क देते हुए कि ये फैसला उचित मुनाफा कमाने की अनुमति देगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इससे भविष्य में दवा उद्योग के विकास की नींव रखी गई। शुरुआत में उन्होंने दावा किया था कि आलोचना के जवाब में वह कीमत को 50% कम कर देंगे, लेकिन ब्लूमबर्ग साक्षात्कार से यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा नहीं होगा। श्रेक्रेली ने ब्लूमबर्ग के साथ कई और साक्षात्कारों में हिस्सा लिया, अपने फैसले का बचाव किया और वह लगातार ज्यादा निराश होते गए। एक मौके पर उसी निराशा में उन्होंने साक्षात्कारकर्ता से कहा कि वह इस विषय पर पहले की बैठकों में चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दवा की कीमत बढ़ाना परोपकारी, निस्वार्थ था और यह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जा रहा था। साक्षात्कार के कुछ महीनों बाद उन्हें धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी तब हुई जब उनकी MSMB और रेट्रोफिन में कार्यकाल की जांच की गई, जिससे पता चला कि वह अपने व्यवसाय को एक पोंजी स्कीम की तरह चला रहे थे और बाद की कंपनियों का इस्तेमाल उन निवेशकों को चुकाने के लिए कर रहे थे जिन्हें उन्होंने धोखा दिया था। 2 साल लंबी सुनवाई और जांच के बाद श्रेकेली को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उन्हें अपने पीड़ितों को $64 मिलियन लौटाने का आदेश दिया गया। नंबर 19, अमेरिका में जन्मे ब्रिटिश पत्रकार बोरिस जॉनसन ने 2008 से 2016 तक लंदन के दूसरे मेयर के रूप में सेवा दी। 2016 से 2018 तक उन्होंने प्रधानमंत्री थेरेसा मे के तहत विदेश मंत्री के रूप में काम किया। 1 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने। 2022 तक जॉनसन खुद को एक बड़े घोटाले के केंद्र में पाए, जिसे बाद में पार्टी गेट के नाम से जाना गया। पार्टी गेट 10 डाउनिंग स्ट्रीट और अन्य सरकारी इमारतों में 2020 और 2021 के लॉकडाउन के दौरान आयोजित की गई गुप्त सामाजिक बैठकों की एक श्रृंखला थी, जो उस समय यूके की पाबंदियों का सीधा उल्लंघन था। इन आयोजनों में स्टाफ पार्टियां, जन्मदिन समारोह और विदाई शामिल थी। जब इन कथित बैठकों की खबर बाहर आई तो एक जांच शुरू की गई और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उस निर्धारित अवधि के दौरान हुई अधिकतम 12 घटनाओं का खुलासा किया। उल्लंघनों के लिए अधिकतम 6 जुर्माने लगाए गए, जिनमें से एक जॉनसन के लिए भी था। पार्टीगेट के कारण जनता में भारी विरोध हुआ और जनता का विश्वास टूट गया, जिससे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग उठने लगी। सितंबर 2022 तक जॉनसन की जगह लीज ट्रस ने ले ली थी। 2 साल बाद अक्टूबर 2024 में जॉनसन ने अपने संस्मरण अनलीस्ड के प्रकाशन से पहले ITV न्यूज के टॉम ब्रेडी के साथ एक इंटरव्यू दिया। इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी पहले की सार्वजनिक उपस्थितियों पर पछतावा जताया। विशेष रूप से वह उन माफियों की बात कर रहे थे जो उन्होंने पार्टीगेट को लेकर मांगी थी और कहा कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा और बेवजह गिड़गिड़ाकर माफी मांगी थी। जॉनसन ने दावा किया कि उन माफियों ने केवल आरोपों को सही ठहराया। वह कई अन्य इंटरव्यू में भी नजर आए जहां उन्होंने विशेष आरोपों से इनकार करना जारी रखा, जिनमें दुर्व्यवहार के आरोप भी शामिल थे। यही इनकार और उनकी वापस ली गई माफियां थी जिन्होंने ITV इंटरव्यू और उनकी बाद की उपस्थितियों को खास तौर पर शर्मनाक बना दिया। 2025 में बोरिस फाइल्स, जो बोरिस जॉनसन के व्यापारिक सौदों और गतिविधियों का संकलन था, सार्वजनिक रूप से लीक हो गया। इन फाइलों में जो कुछ था और जो संकेत दिए गए थे वे सीधे तौर पर उनके इनकार और दावों का खंडन करते थे
और यहाँ तक कि उन्हें फिर से माफी मांगने के लिए मजबूर कर देते थे। यह सामने आया कि पूर्व यूके प्रधानमंत्री करदाताओं के पैसे वेतन पाने वाले कर्मचारियों और 1,15,000 पाउंड की वार्षिक सार्वजनिक कर्तव्य लागत भत्ता का इस्तेमाल निजी व्यापारिक उपक्रमों के लिए कर रहे थे, जिसमें पद छोड़ने के बाद के लाभकारी अनुबंध और लॉबिंग भी शामिल थी। विशेष रूप से यह पता चला कि करदाताओं के पैसे और पीडीसीए का इस्तेमाल सऊदी अधिकारियों और यहाँ तक कि उस समय के वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ निजी व्यापारिक सौदों के लिए बैठकें आयोजित करने में किया गया था। दस्तावेजों के अनुसार जॉनसन ने संदिग्ध कमाई के तरीकों में संलिप्तता दिखाई थी, जिससे यूके की एडवाइजरी कमेटी ऑन बिजनेस अपॉइंटमेंट्स द्वारा जांच शुरू की गई। ये सुझाव दिया गया है कि जॉनसन ने अपने पद का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया है। जनता ने मांग की है कि जब तक इस मामले की पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती, जॉनसन से पूर्व प्रधानमंत्री का भत्ता वापस ले लिया जाए। नंबर 18, उद्यमी, संस्थापक और सीईओ का जन्म वॉशिंगटन डीसी में 1984 में हुआ था। वह एक अमेरिकी सरकारी सहायता कार्यकर्ता और कांग्रेस समिति के स्टाफर की बेटी थी। होम्स को एक अजीब लेकिन कल्पनाशील बच्ची के रूप में वर्णित किया गया था। उसके कुछ ही दोस्त थे और वो आमतौर पर अपने आप में ही रहती थी। वह बड़ी होकर थेरानोस इनकॉर्पोरेटेड नामक शारीरिक द्रवों की जांच करने वाली कंपनी की संस्थापक और सीईओ बनी। उसे 2014 में सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला अरबपति कहा गया था, लेकिन लगभग 1 साल बाद ही ये साफ हो गया कि होम्स इतनी सफल कैसे हुई थी। 2015 के मध्य अफवाहें जोरों पर थी कि थेरानोस की टेस्टिंग तकनीक काम नहीं कर रही थी, जिसमें वह एडिसन डिवाइस भी शामिल थी, जिसे लंबे समय से एक क्रांतिकारी मशीन के रूप में पेश किया गया था। उस अक्टूबर में होम्स सीएनबीसी के मैड मनी शो में तकनीकी विफलताओं के आरोपों पर चर्चा करने के लिए आई थी। सीईओ ने वॉल स्ट्रीट द्वारा लगाए गए दावों का जोरदार खंडन किया और जिम क्रेमर से उन्होंने यह कहा, पहले वे सोचते हैं कि आप पागल हैं, फिर वे आपसे लड़ते हैं और फिर अचानक आप दुनिया बदल देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी की मालिकाना तकनीक पूरी तरह से कार्यात्मक है और यह भी सुझाव दिया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी कहानी के लिए अविश्वसनीय या भ्रामक स्रोतों पर भरोसा किया था। होम्स ने थेरानोस की एफडीए को दी गई स्वैच्छिक प्रस्तुतियां और अध्ययनों की ओर इशारा किया, दोनों का उपयोग अपनी सटीकता के दावों का समर्थन करने और यह दिखाने के लिए किया कि दोषपूर्ण परीक्षणों की रिपोर्टें गलत थी। इस व्यापक रूप से प्रचारित साक्षात्कार के बावजूद विभिन्न कंपनियों ने कंपनी के साथ साझेदारी और निवेश से पीछे हटना शुरू कर दिया। इसमें वॉलग्रीन्स और सेफवे भी शामिल थे, 2 कंपनियां जिनका होम्स ने अपने सीएनबीसी साक्षात्कार में उल्लेख किया था, ये कहते हुए कि वे अब भी थेरानोस की अडिग समर्थक हैं। इसके बाद सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज द्वारा की गई जांच में पाया गया कि थेरानोस की कैलिफोर्निया लैब संघीय मानकों का पालन नहीं कर रही थी और मरीज तत्काल खतरे में थे। इसके जवाब में कई साझेदारों और निवेशकों ने लैब टेस्ट भेजना बंद कर दिया और थेरानोस की सभी सेवाएं निलंबित कर दी। जब कैलिफोर्निया लैब की समस्या का मूल्यांकन नहीं किया गया तो सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज ने होम्स और थेरानोस को प्रयोगशाला कारोबार चलाने से प्रतिबंधित करने की धमकी दी। 2016 के मध्य तक उन्होंने इस धमकी पर अमल किया और होम्स को अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी शारीरिक द्रव की जांच का स्वामित्व और संचालन करने से प्रतिबंधित कर दिया। आगामी वर्षों में थेरानोस को कई मुकदमों का सामना करना पड़ा, जिनमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने पूरे संयुक्त राज्य में लाखों परीक्षण उपकरण बेचे, जबकि उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया। एफबीआई और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन दोनों ने होम्स और कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की और 2018 में उन्होंने उस पर और पूर्व सीओओ रमेश बलवानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कंपनी ने तकनीक की सटीकता को झूठे तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्हें बाद में वायर फ्रॉड के 3 मामलों और वायर फ्रॉड की साजिश के 1 मामले में 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आपराधिक मुकदमे के दौरान कई इंटरव्यू, जिनमें सीएनबीसी का मैड मनी भी शामिल है, होम्स के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए गए, ये साबित करने के लिए कि उन्होंने तकनीक को गलत तरीके से पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि कंपनी कानूनी सीमाओं के भीतर काम कर रही थी, जिससे इंटरव्यू में उनका आत्मविश्वास और इनकार खास तौर पर परेशान करने वाला लगता है। होम्स की कुल संपत्ति को अब $0 के रूप में फिर से आंका गया है। नंबर 17, साल 2000 से 2003 तक शिया लाबेउफ को डिज्नी चैनल की सीरीज इवन स्टीवंस में लुइस उस झबरीले बालों वाले किरदार के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता था। साल 2003 में उन्हें अपनी पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें हिट फिल्म होल्स में कास्ट किया गया। इसके बाद उनका बड़े पर्दे पर आना बिल्कुल सहज रहा। उसी साल इस किशोर अभिनेता ने 3 और फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें डम एंड डम्बर, चार्लीज एंजल्स और द बैटल ऑफ शैकर हाइट्स शामिल है। उसके बाद से उन्हें कई शानदार समीक्षाएं मिली और कई प्रसिद्ध फिल्मों में उनके अभिनय की सराहना की गई। जल्द ही वह हर घर में पहचाना जाने वाला नाम बन गया। लेकिन कांडे वेस्ट के हालिया व्यवहार की तरह
वैसे ही इस अभिनेता का करियर भी तब गिरावट पर आ गया जब उसने और भी असामान्य व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। लाबियोफ कई बार द लेट शो विद डेविड लेटरमैन पर नजर आ चुके हैं, जहां वे अक्सर अपने अजीब व्यवहार के बारे में चर्चा करते हैं। 2009 में उन्होंने लेटरमैन को बताया कि अपने 21वें जन्मदिन पर एक घटना के बाद उन पर गैर कानूनी घुसपैठ का आरोप लगाया गया था। 2011 में वो फिर से शो में नजर आए, जिसमें लेटरमैन ने उनसे उस फिल्म के एक खास सीन के बारे में सवाल किया जिसमें वो मुख्य भूमिका में थे। अप्रत्याशित रूप से लाबियोफ उस सवाल पर रक्षात्मक हो गए। 2013 में अभिनेता फिर से लेट शो के सेट पर लौटे। इस बार वो एलेक्स बॉल्डविन के साथ कथित विवाद को लेकर हकलाते नजर आए, जिसे ब्रॉडवे प्ले ऑर्फन्स से उनकी बर्खास्तगी का कारण बताया गया। लाबियोफ के अनुसार वह और बॉल्डविन दोनों ही आवेगी स्वभाव के व्यक्ति है और इसी साझा गुण के कारण सेट पर उनकी आपस में टकराहट हो गई। शायद यही स्वभाव से आवेगी होने का संकेत था, जिसने बाद की घटनाओं के बाद दर्शकों को इस इंटरव्यू को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। अभिनेता के बयान को एक चेतावनी के रूप में देखा गया, जिसका असर सिर्फ फिल्म सेट्स तक ही सीमित नहीं रहा। 2013 के बाकी समय में उन्होंने ऑन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह अजीब व्यवहार दिखाना जारी रखा। इसके बाद की घटनाओं में एक शॉर्ट फिल्म की रिलीज भी शामिल थी, जिसे लाबुफ ने अपनी बताई थी, लेकिन दर्शकों ने पाया कि वह किसी और की रचना से नकल की गई थी। असल में वह कहानी डैनियल क्लोज द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें इसका श्रेय नहीं दिया गया था। फरवरी 2014 में फिल्म की रिलीज और बड़े विवाद के सिर्फ 2 महीने बाद अभिनेता कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर अपने सिर पर एक पेपर बैग पहनकर पहुंचे। उस पर लिखा था, मैं अब मशहूर नहीं हूं। उसके कुछ समय बाद वो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में निम्फोमेनिया के प्रमोशन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के बीच में लाबियोफ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल खिलाड़ी एरिक कैंटोना को उद्धृत किया। रहस्यमय अंदाज में उन्होंने कहा, जब सीगल्स ट्रॉलर का पीछा करते हैं तो इसका मतलब है कि वे सोचते हैं कि सार्डिन्स समुद्र में फेंकी जाएंगी। इसके बाद वो गुस्से में बिल्डिंग से बाहर निकल गए। इस घटना के कुछ समय बाद ही पेपर बैग वाला स्टंट भी वापस आया, जब अभिनेता लॉस एंजलिस के आर्ट स्पेस में एक कमरे में नजर आए। आगंतुक उनसे बातचीत कर सकते थे और अपनी बातचीत में तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते थे। उसी जून लैबफ को एक ब्रॉडवे प्रदर्शन के दौरान दर्शकों के बीच से बाहर ले जाया गया, जब वह मंच पर चले गए और वहां के एक अभिनेता एलन कमिंग को पकड़ लिया। इसके लिए उन्होंने शाम जेल में बिताई। अगले कई वर्षों तक ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता रहा। लाबियोफ इंटरव्यू से बाहर चले जाते, किसी तरह का बर्बर प्रदर्शन करते, सार्वजनिक माफी जारी करते, एक और आर्ट परफॉर्मेंस शुरू करते और फिर इतना अजीब व्यवहार करते कि या तो उनके आसपास के लोग चिंतित हो जाते या फिर उन्हें हथकड़ी लगाकर हिरासत कक्ष में ले जाया जाता। आखिरकार वही आवेगी स्वभाव जिसका उन्होंने डेविड लेटरमैन से जिक्र किया था, एक विनाशकारी अंत की ओर ले गया। इस साल की शुरुआत में लाबियोफ को न्यू ऑरलियंस में मार्डी ग्रास के दौरान हुई एक हिंसक घटना के बाद मारपीट के कई आरोपों का सामना करना पड़ा। गवाहों के अनुसार उस शाम उन्होंने कथित तौर पर कई लोगों को मारा और उन लोगों पर कई अपमानजनक बातें भी चिल्लाई। जिस जज ने आपराधिक मुकदमे की निगरानी की थी, उन्होंने तब से शिया लाबियोफ को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। नंबर 16, सर जेम्स विल्सन विंसेंट सेविल, जिन्हें जिमी सेविल के नाम से बेहतर जाना जाता है, का जन्म लीड्स इंग्लैंड में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब वो किशोर थे, उन्होंने कोयला खदानों में काम किया, जहां एक खनन दुर्घटना के बाद उन्हें गंभीर चोट आई थी। इसके बाद वो एक डांस हॉल के मैनेजर बन गए। वह अपने ब्रिटिश मनोरंजनकर्ता, डिस्क जॉकी और रंगीन टीवी व्यक्तित्व के रूप में अपने काम के जरिए एक जाना पहचाना नाम बन गए। वो अपने प्लेटिनम बालों, मुंह में लटकती बड़ी सिगार और अजीबोगरीब ट्रैक सूट्स के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिन्हें पहनना उनकी पहचान थी। उन्हें उनके सन की हास्य शैली के लिए भी सराहा गया। लेकिन उनके निधन के बाद सेविल का नाम कॉमेडी से कम और विश्वासघात से ज्यादा जुड़ गया। सेविल अपने खुद के गेम शो जिमिल फिक्स इट के होस्ट थे। इस शो में बच्चे सेविल को पत्र लिखते थे और उनसे राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके सपनों को सच करने की गुजारिश करते थे। प्रसिद्ध एपिसोड्स में सेविल ने कब स्काउट्स के एक समूह के लिए ब्लैकपूल प्लेजर बीच पर दिन बिताने की व्यवस्था की थी, जहां वे रोलर कोस्टर की सवारी कर सकते थे। एक अन्य एपिसोड में एक युवा दर्शक को एडम एंड द एंट्स के साथ ड्रम बजाने का मौका दिया गया था। एक और प्रशंसक को आयरन मेडन और मोहम्मद अली से मिलने के लिए लाया गया था और वह एक एपिसोड में भी नजर आया, जिससे कई दर्शकों के सपने पूरे हुए। हालांकि ये शो देखने में बहुत साफ सुथरा लगता था, लेकिन बाद में लगे आरोपों और खुलासों ने इन सभी एपिसोड्स और मुलाकातों को खास तौर पर परेशान करने वाला बना दिया। शो के पूरे समय के दौरान सेविल पर दुर्व्यवहार और शोषण से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे, जिससे औपचारिक जांच शुरू हुई थी। लेकिन जांच के बावजूद पुलिस को अफवाहों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके। सबसे पहली रिपोर्ट 1955 में आई थी, लेकिन जब तक जांचकर्ता कथित अपराध की जांच करने लगे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 60 और 70 के दशक में
कथित दुर्व्यवहार की घटनाएं बीबीसी परिसर में हुई थी, लेकिन फिर से अपर्याप्त सबूतों के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। 1980 के दशक में एक और पीड़ित ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उनके साथ बीबीसी की पार्किंग में दुर्व्यवहार हुआ था। फिर भी इस हमले की फाइल नहीं मिल सकी। साल 2011 में सेविल का निधन हो गया, जिससे उनके साथ काम करने वाली या शो में कभी नजर आई महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों में भारी बढ़ोतरी हुई। साल 2012 तक स्कॉटलैंड यार्ड 120 जांच बिंदुओं पर काम कर रहा था और पीड़ितों की संख्या 25 तक पहुंच चुकी थी, जिनके आरोप 4 दशकों तक फैले हुए थे और राष्ट्रीय स्तर पर दुर्व्यवहार के दावे किए गए थे। जांच के कुछ महीनों बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी जांच को 400 जांच बिंदुओं और 300 पीड़ितों तक बढ़ा दिया, जिनमें से 298 महिलाएं थीं और ये शुरुआती 25 पीड़ितों से चौंकाने वाली बढ़ोतरी थी, जिसने बीबीसी को हिला दिया, जिसके चलते कई स्टाफ सदस्यों ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया या पद छोड़ दिया, जिनमें पूर्व डायरेक्टर जनरल जॉर्ज एंटविस्टल भी शामिल थे। दिसंबर 2012 के मध्य तक स्कॉटलैंड यार्ड ने बताया कि 8 लोग सामने आए हैं जिन्होंने इस घोटाले के बारे में जानकारी दी है, जिनमें से अधिकांश सीधे तौर पर सेविल के शोषण के शिकार थे। जो लोग कभी उनके साथ उस शो में काम करते थे वे भी आगे आए और उन्होंने उस संस्थान में हुए कथित शोषण का खुलासा किया। साथ ही ये भी बताया कि कई ऐसे लोग थे जो इस बारे में कुछ कर सकते थे। वे जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी चुप रहे। जांच के अंत तक सेविल को एक राक्षस के रूप में देखा गया, एक ऐसा राक्षस जिसने अपने भीतर छिपे अंधकार को छुपाने के लिए शाही संबंधों, चैरिटी और अपने आकर्षण को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। वही अंधकार अब सेविल के जिम विल फिक्स इट शो के हर एपिसोड और इंटरव्यू पर मंडरा रहा है, जो कभी एक दिल छू लेने वाली कहानी थी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक ऐसा दरवाजा था जिससे वो अपने शिकारों तक पहुंच पाता था। नंबर 15, कान्ये वेस्ट, जो सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी रैपर है। उन्होंने 90 के दशक और शुरुआती 2000 के दशक में अपनी प्रोडक्शन की सफलता के दम पर एक मशहूर एकल कलाकार के रूप में करियर बनाया। एक परफॉर्मर, प्रोड्यूसर और फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ वो अपनी पीढ़ी के सबसे विवादास्पद शख्सियतों में से एक है, जिनकी सार्वजनिक छवि ने उनके म्यूजिक करियर पर काफी असर डाला है। उनका जन्म रे और डोंडा वेस्ट के यहाँ हुआ था, जो एक फोटोग्राफर और कॉलेज प्रोफेसर थी। लेकिन वेस्ट का पालन पोषण ज्यादातर उनकी माँ ने ही किया। जब उनके माता पिता के अलग होने के बाद वे शिकागो के साउथ शोर इलाके में रहने लगे। उन्होंने बचपन में कई टैलेंट शो जीते और शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। हालांकि उनकी पढ़ाई ज्यादा समय तक नहीं चली और वे 1 साल बाद ही कॉलेज छोड़ गए। उन्होंने एक प्रोड्यूसर के रूप में अपनी शानदार क्षमताएं दिखाई और इसी क्षेत्र में करियर बनाने लगे। उन्होंने जर्मेन डुप्री के एल्बम लाइफ इन 1472 में योगदान दिया और इसके बाद वो न्यूयॉर्क सिटी चले गए और रॉकफेलर रिकॉर्ड से जुड़कर अपना नाम बनाया। यह मई 2018 की बात है, जब वेस्ट TMZ पर लाइव इंटरव्यू देने पहुंचे, जो न सिर्फ अपने आप में परेशान करने वाला था, बल्कि बाद में आने वाले उनके असामान्य व्यवहार और विवादों की भी झलक देता था। इस इंटरव्यू के दौरान उनके साथ हार्वे लेविन और चार्ल्स लेटिबोडियर मौजूद थे, जिन्होंने उनके हाल के सोशल मीडिया पोस्ट्स के बारे में सवाल किए। इंटरव्यू से पहले वेस्ट लगातार असामान्य ट्वीट्स कर रहे थे, जिनकी वजह से उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी और उनकी सार्वजनिक छवि भी खराब हो गई। जैसे जैसे लाइव प्रसारण आगे बढ़ा, हालात और भी बिगड़ते गए। अपने विवादास्पद ट्विटर पोस्ट्स का संक्षिप्त रूप से जिक्र करने के बाद वेस्ट ने नए दावे करना शुरू कर दिया। एक मौके पर उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, जब आप 400 साल की गुलामी के बारे में सुनते हैं, 400 साल, तो यह उनकी पसंद थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि गुलामी के शिकार लोगों के पास इसमें कोई फैसला करने का विकल्प था, जिसे एक बेकाबू प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। वेस्ट ने आगे कहा कि समाज एक मानसिक जेल में है और उन्होंने गुलामी और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच कुछ बर्बर तुलना भी की। इन बयानों पर खरा प्रतिक्रिया आने के बाद TMZ के रिपोर्टर वैन लेथन ने वेस्ट को जवाब दिया, यह कहते हुए कि वह न केवल हैरान थे बल्कि उनके व्यवहार से निराश भी थे। इसके बाद दोनों के बीच मौखिक टकराव हुआ। लाइव TMZ इंटरव्यू का अंत रैपर के लेथन के पास जाकर यह कहने के साथ हुआ कि उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए खेद है। हालांकि वेस्ट का चौंकाने वाला व्यवहार और भी ज्यादा विवादास्पद और चरम होता गया और यह इंटरव्यू आने वाले व्यवहार की भूमिका के रूप में काम कर रहा था। सिर्फ कुछ महीनों बाद वेस्ट ने 13वें संशोधन को रद्द करने की मांग की, जो वह संशोधन था जिसने औपचारिक रूप से गुलामी को समाप्त किया था। साल 2020 में वेस्ट के अस्थिर ट्वीट्स जारी रहे, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के बारे में कुछ अनावश्यक बयान दिए, जो किम कार्दाशियन के तलाक के लिए अर्जी देने के फैसले में मददगार साबित हुए। साल 2022 में उन्होंने अपने और शॉन कॉम्स के बीच की कुछ निजी चैट्स को सार्वजनिक किया, जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि उन पर यहूदी लोगों द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। वेस्ट कई अन्य इंटरव्यूज में भी नजर आए, जिनमें इन्फोवॉर्स भी शामिल है, जहां उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मन तानाशाह का समर्थन किया, जिससे व्यापक विवाद हुआ और उनके करियर के लिए गंभीर परिणाम सामने आए। उन्हें न केवल अस्थायी रूप से इंस्टाग्राम से बैन कर दिया गया, बल्कि इस साल की शुरुआत में
ये मामला और भी गंभीर रूप ले लिया। 7 अप्रैल 2026 को कान्ये वेस्ट के विवादास्पद विचारों और व्यवहार ने ब्रिटेन सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनकी कट्टर टिप्पणियों के कारण सरकार ने इस रैपर को देश में प्रवेश करने से रोक दिया, यह कहते हुए कि उनकी मौजूदगी जनता के हित में नहीं होगी। नंबर 14, सफल व्यवसायियों के परिवार से आने के बावजूद आर्मी हैमर ने उनसे बिल्कुल अलग करियर चुना और टीवी व फिल्म अभिनेता बन गए। वो ऑयल टाइकून और परोपकारी अरमांड हैमर के परपोते हैं। इस अभिनेता ने शुरुआत में द सोशल नेटवर्क में अपनी भूमिका के लिए व्यापक पहचान हासिल की, जो एक हिट फिल्म थी जिसमें उन्होंने असल जिंदगी के विंकलवॉस जुड़वा भाइयों का किरदार निभाया था। हैमर ने इसके बाद और भी प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मिरर, द लोन रेंजर और द मैन फ्रॉम अंकल शामिल हैं। उन्होंने कॉल मी बाय योर नेम में अपनी भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन भी हासिल किया। हालांकि परिवार के ज्यादातर लोग व्यवसायी थे। अभिनेता के पिता माइकल लॉस एंजलिस में एक टीवी और प्रोडक्शन कंपनी के मालिक थे, जिन्होंने हैमर को उसी दिशा में आगे बढ़ाया। हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने इस करियर को अपनाने के लिए पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया, जो उनके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उन्होंने अपने माता पिता को अपने फैसले के बारे में बताया तो उन्हें यह जवाब मिला, तुम हाई स्कूल छोड़ रहे हो? कोई भी हैमरमैन बिना MBA या PhD किए कॉलेज नहीं छोड़ा है। 2020 में हैमर जेम्स कॉर्डन के लेट शो में एम्बर हर्ड के साथ नजर आए। उस इंटरव्यू में एक हल्का फुल्का मजाकिया माहौल था, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बाद में उसे कहीं ज्यादा स्याह नजरिए से देखा जाएगा। इस एपिसोड में हैमर मजाकिया अंदाज में अपने महामारी के दौर के मोहॉक और नेटफ्लिक्स फिल्म रेबेका में अपनी भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। वो अपने ब्रॉडवे शो द मिनट्स के रद्द होने का भी जिक्र करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपनी 2012 की फिल्म मिरर कभी नहीं देखी। इंटरव्यू वहां से अलग दिशा में चला गया जब कॉर्डन ने मशहूर हस्तियों के आग से जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया। हैमर के मामले में जब वो छोटे थे तो उनके हाथ एक घरेलू स्मोक ग्रेनेड बनाने की रेसिपी लग गई थी। 2 अलग अलग मौकों पर इस आइडिया की वजह से उनके यहाँ फायर डिपार्टमेंट और स्वॉट टीमें आ पहुंची थी। कॉर्डन ने निष्कर्ष निकाला कि हैमर और हर्ट दोनों ही आग लगाने की सनक वाले थे। हैमर ने माना कि वह इस परिभाषा में आते हैं, ये शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जिसे तनाव या राहत के कारण आग लगाने की अनियंत्रित इच्छा होती है। अप्रत्याशित रूप से यह अनपेक्षित और चरम व्यवहार जिसे उन्होंने टेलीविजन पर स्वीकार किया था, बाद की घटनाओं का एक अशुभ संकेत बन गया, जिसने अंततः द लेट शो के इस एपिसोड को विशेष रूप से परेशान करने वाला बना दिया। 3 महीने से भी कम समय बाद आर्मी हैमर ने अपनी पूरी करियर को पटरी से उतरते हुए देखा। जनवरी 2021 में उन्हें चौंकाने वाले आरोपों का सामना करना पड़ा। कई महिलाओं ने, जिनमें पेज लॉरेंज और कोर्टनी वुस्कोविच शामिल है, गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हैमर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इन आरोपों के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया और अभिनेता के करियर में अस्थायी रूप से विराम लग गया। पीड़ितों के अनुसार हैमर ने कई साल पहले उनके साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया था। आरोपों की गंभीरता के कारण एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई, जिसे प्रत्येक मामले में सबूतों की कमी के कारण बिना मुकदमे के जल्द ही समाप्त कर दिया गया। हालांकि नुकसान पहले ही हो चुका था। आरोपों के परिणाम स्वरूप उसकी टैलेंट एजेंसी और उसके निजी पब्लिसिस्ट ने हैमर से नाता तोड़ लिया था। उसे कई फिल्म परियोजनाओं से भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 साल बाद अप्रत्याशित रूप से वह सामने आया, चुप्पी तोड़ी और स्वीकार किया कि कुछ दावे सच थे। उसने इशारा किया कि वह अपनी पिछली रिलेशनशिप में भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करता था और अब वह अपने उस व्यवहार पर पछताता है। इन स्वीकारोक्तियों ने हैमर के खिलाफ नई तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी, जो अभी अभी अपना अभिनय करियर फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। नंबर 13, डे स्टार पीटरसन के नाम से जन्मे कनाडाई रैपर और सिंगर वो अपने स्टेज नाम टोरी लैंस से ज्यादा मशहूर है। लेनस का करियर आखिरकार उनके बचपन में ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने रैपिंग में गहरी रुचि दिखाई थी। लेकिन उन सभी वर्षों की प्रैक्टिस के बावजूद 2009 तक उन्हें आखिरकार बड़ा ब्रेक नहीं मिला था। उसी साल उन्होंने अपना डेब्यू मिक्सटेप TL2TO रिलीज किया। रिलीज के कुछ समय बाद गायक सीन किंगस्टन ने लेनज का रैप करते हुए एक वीडियो देखा और उन्हें टाइम इज मनी एंटरटेनमेंट लेबल से साइन करने का फैसला किया। 2010 और 2011 के बीच लेनज ने उस लेबल के जरिए कई मिक्सटेप्स रिलीज किए और ज्यादा समय नहीं बीता कि वे खुद अपने दम पर स्वतंत्र रूप से अपना म्यूजिक रिलीज करने लगे। 2015 के मध्य में उन्होंने अपने डेब्यू एल्बम के लिए अपना पहला सिंगल रिलीज किया और उसी साल उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने मैड लव रिकॉर्ड्स के साथ साइन किया है और रैपर A$AP Ferg के साथ कोलैबोरेट किया है। सितंबर 2012 में लेनज ब्रेकफास्ट क्लब पॉडकास्ट पर एक इंटरव्यू के लिए आए,
जहां उन्होंने अपने आने वाले एल्बम सॉरी फॉर व्हाट का प्रमोशन किया। इंटरव्यू का माहौल ज्यादातर सकारात्मक रहा, जिसमें लेनज आत्मविश्वासी और शांत नजर आए। हालांकि यह एक आरामदायक इंटरव्यू था, लेकिन रैपर ने अपनी जिंदगी में चल रहे ड्रामे से जुड़ी किसी भी बातचीत से बचने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने हेयर लाइन में लोगों की दिलचस्पी को लेकर मजाक किया, उसकी देखभाल के बारे में हंसी मजाक की, सिंगर सॉन्गराइटर ऑगस्टस अल्सीना के साथ मुद्दों पर बात की और कैमरामैन के साथ एक छोटा सा टकराव भी हुआ। लेनेज ने 2 साल पहले उनके और एक अन्य सेलिब्रिटी के बीच हुई कथित घटना से जुड़े किसी भी सवाल को पूरी तरह टाल दिया या उसे हल्के में लिया, जिसके लिए कानूनी लड़ाई चल रही थी। जिस सेलिब्रिटी की बात हो रही है वह मेगन थी स्टैलियन थी। अगस्त 2020 में उन्होंने कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए थे। मेगन ने दावा किया कि 1 महीने पहले वह और लेनेज एक पार्टी में झगड़ पड़े थे। तनाव बढ़ गया और रैपर ने एक आग्नेयास्त्र निकाल लिया। आरोप लगाया गया कि उसने हथियार को उसके पैरों की ओर ताना और डांस कहते हुए गोली चला दी। मेगन को इस घटना के बाद अपने पैरों से टुकड़े निकालने के लिए मामूली सर्जरी करानी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पुलिस से भी झूठ बोला था, ये कहते हुए कि वो टूटी हुई कांच पर पैर रखकर घायल हुई है, लेकिन 1 महीने बाद उसने सच बता दिया, जिससे गहन जांच शुरू हो गई। लाइनेट ने इस घटना से जुड़े सवालों और बयानों को सावधानीपूर्वक संबोधित किया, न तो खुलकर बात की और न ही आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। उसने यह भी जोर देकर कहा कि उसकी चुप्पी जरूरी थी, क्योंकि यह एक चल रही जांच थी। इस तरह की टाल मटोल उसे मुकरने की गुंजाइश देती थी, जिससे वह अपना संगीत प्रचारित करना जारी रख सका। साक्षात्कार प्रसारित होने के 4 महीने बाद रैपर 3 गंभीर अपराधों के आरोपों के साथ जूरी के सामने पेश हुआ। इन आरोपों में शामिल थे एक सेमी ऑटोमेटिक हथियार से हमला करना, वाहन में लोडेड और बिना रजिस्ट्रेशन वाला हथियार रखना और उस हथियार के चलाने में घोर लापरवाही बरतना। दोषी पाए जाने पर लिनेट को तुरंत जेल ले जाया गया, जहां वह सजा सुनाए जाने का इंतजार करेगा। 8 अगस्त 2023 को उसे इस हिंसक अपराध के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2024 में अपील का जिक्र हुआ था, लेकिन रैपर अभी भी जेल में है। नंबर 12, काफी सफल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX ट्रेडिंग लिमिटेड के पीछे है सैम बैंकमैन-फ्राइड, जो इस तरह के दूसरे सबसे बड़े एक्सचेंज के संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिससे बैंकमैन डिजिटल एसेट्स मार्केट में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए और संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में चर्चा का विषय भी बने। उनका जन्म स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों के घर हुआ था, जिनमें उनके पिता टैक्स कानून में विशेषज्ञता रखने वाले एक कानूनी विद्वान थे और उनकी मां नैतिक दर्शन और कानून पर केंद्रित थी। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की, जहां उन्होंने भौतिकी को अपना मुख्य विषय बनाया। यही MIT में उन्होंने प्रभावी परोपकार और अर्निंग टू गिव की अवधारणा के बारे में भी सीखा, जिसमें वे लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं दूसरों की मदद के लिए दान करते हैं। यही चीज उन्हें वित्त क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। बैंकमैन 2019 में FTX की स्थापना के बाद से क्रिप्टो दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है। सितंबर 2022 में बैंकमैन ब्लूमबर्ग क्रिप्टो पर बाजार के रुझानों पर अपनी राय और विश्लेषण देने के लिए आए थे। साक्षात्कार में FTX के CEO ने यह दावा किया कि उनका एक्सचेंज लाभदायक और वित्तीय रूप से मजबूत है। उन्होंने यह भी बताया कि क्रिप्टो बाजार में गिरावट के बावजूद वे विस्तार कर रहे थे। ये कहा गया कि $1 अरब से अधिक की उपलब्ध निधि थी और उनकी कंपनी अधिग्रहण रणनीति पर केंद्रित थी। बैंकमैन-फ्राइड ने FTX के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की बात की और क्रिप्टो विनियमन का समर्थन किया। डेविड रूबेनस्टीन शो में उन्होंने अपनी आशावादिता और अर्निंग टू गिव पर ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई, वे विषय जो बाद में विरोधाभासी साबित हुए। नवंबर 2022 में बाइनेंस के CEO चांगपेंग झाओ ने FTX के टोकन FTT को बेचने की योजना की घोषणा की, जिससे भारी मात्रा में निकासी शुरू हो गई, जिन्हें FTX पर्याप्त फंड्स न होने के कारण प्रोसेस नहीं कर सका। इसके तुरंत बाद बाइनेंस ने फंड्स के गलत प्रबंधन का हवाला देते हुए FTX के अधिग्रहण से अपना हाथ खींच लिया, जिससे सरकारी जांच शुरू हो गई। 10 नवंबर को अधिकारियों ने FTX और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ जांच की घोषणा की। 1 साल बाद FTX और उससे जुड़ी 130 से अधिक संस्थाओं ने दिवालियापन घोषित कर दिया, जिसमें अलामीडा रिसर्च भी शामिल थी, जिसे बैंकमैन ने उसी साल की शुरुआत में FTX के जरिए $4 अरब ट्रांसफर किए थे, बिना इसे अंदरूनी लोगों या जनता को बताए। $4 अरब में से अधिकांश राशि ग्राहकों की फंड थी, जिसे बैंकमैन ने कहा था कि यह अलामीडा को उसकी देनदारियां पूरी करने में मदद करने के लिए थी। हालांकि वे देनदारियां जोखिम भरे और तरलता रहित दावों से बनी थी, जैसे कि रियल एस्टेट खरीद, राजनीतिक दान और वेंचर कैपिटल निवेश, जिनके लिए FTT टोकन को जमानत बनाया गया था। यह विनाशकारी प्रयास धोखाधड़ी का प्रमुख उदाहरण साबित हुआ। बैंकमैन ने अनजाने में FTX ग्राहकों की धनराशि का इस्तेमाल जोखिम भरे दाव
और अपनी निजी ट्रेडिंग फर्म के खर्चों को पूरा करने के लिए किया। उसने ऐसा एक कंप्यूटर कोड बदल कर भी किया जिससे अलामेडा को मुख्य कंपनी से असीमित धनराशि निकालने की अनुमति मिल गई। ये एक बैकडोर था जिससे अनजान ग्राहकों से अरबों की रकम छीन ली गई। अगले महीने अधिकारी पूर्व सीईओ के दरवाजे पर थे और उसे हथकड़ी लगा दी गई थी। बैंकमैन पर वायर फ्रॉड, साजिश, सिक्योरिटीज फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। अगले साल जनवरी में वो अदालत में पेश हुए और आरोपों के लिए खुद को निर्दोष बताया। दूसरे मुकदमे में उन पर 4 और आपराधिक आरोप लगाए गए जो लगभग 300 अवैध राजनीतिक चंदों पर केंद्रित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय जूरी ने बैंकमैन को 7 धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दोषी पाया। इसके बाद उन्हें 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 11 अरब डॉलर से अधिक की जब्ती राशि चुकाने का आदेश दिया गया। नंबर 11, विलियम मैकफारलैंड, जिन्हें बिली मैकफारलैंड के नाम से बेहतर जाना जाता है, का जन्म 1991 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था और उनका पालन पोषण न्यू जर्सी के मिलबर्न के शॉर्ट हिल्स इलाके में हुआ था। जब वो सिर्फ 13 साल के थे तब उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी बनाई थी जो अडल्ट वेबसाइट्स को वेब स्पेस बेचती थी। हाई स्कूल खत्म करने तक मैकफारलैंड ने 2 और कंपनियां शुरू कर ली थीं। उन्होंने बकनेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उन्होंने वेंचर कैपिटल जुटाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी ताकि एक सोशल मीडिया साइट विकसित कर सके जो म्यूजिक और वीडियो शेयरिंग के लिए समर्पित थी। इसके बाद मैकफारलैंड ने एक सिर्फ निमंत्रण पर आधारित क्लब की स्थापना की जिसे उन्होंने मैग्नेसिस नाम दिया, जो चार्ज कार्ड के जरिए विशेष आयोजनों के लिए निमंत्रण देता था। इस उद्यमी ने, हालांकि उन्होंने ऊर्जा टाइकून ऑब्री मैकलेंडन के जरिए फंडिंग हासिल कर ली थी, लेकिन मैग्नेसिस से ऊब गए और इसके साथ ही फायर मीडिया की स्थापना की, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे कलाकारों और सेलिब्रिटीज को विशेष आयोजनों के लिए बुक करना आसान हो जाता। यही वेबसाइट मैकफारलैंड के अंतिम पतन का अनपेक्षित जरिया भी बनी। 2015 में जब मैग्नेसिस अभी भी चल रहा था, तब मैकफारलैंड को प्रमुख समाचार चैनल CNBC पर मिलेनियल्स के लिए एक इनवाइट ओनली ब्लैक कार्ड नामक एपिसोड के लिए आमंत्रित किया गया। मैकफारलैंड ने शुरुआत की। शहरी मिलेनियल्स जानना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सी जगह सबसे हॉट है, क्या ट्रेंड कर रहा है और वे कब इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैग्नेसिस इस समस्या का समाधान करेगा। 24 वर्षीय संस्थापक को अल्ट्रा एक्सक्लूसिव अमेरिकन एक्सप्रेस सेंटूरियन ब्लैक कार्ड से प्रेरणा मिली थी और जैसे ही उन्होंने मेटल कार्ड पर मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाने का तरीका खोज लिया, मैग्नेसिस की स्थापना हो गई। मैकफारलैंड ने CNBC के इंटरव्यूअर्स को बताया कि मूल रूप से मैग्नेसिस क्रेडिट कार्ड के डेटा को ब्लैक कार्ड में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, जिससे यह एक सामान्य चार्ज कार्ड या खास लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव कार्ड की तरह काम कर सकता है। उन्होंने समझाया कि मैग्नेसिस एक मोबाइल कंसियर्ज ऐप भी इस्तेमाल करता है जो सदस्यों को न सिर्फ एक्सक्लूसिव इवेंट्स में पहुंच देता है बल्कि डिस्काउंट्स भी ऑफर करता है। मैकफारलैंड ने इस इंटरव्यू में CNBC को बताया कि उनके प्रोडक्ट के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC में कम से कम 10,000 सदस्य हैं। सदस्यता केवल रेफरल के जरिए मिलती है और आवेदकों को एक जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वार्षिक सदस्यता की कीमत $250 है। इस प्रोडक्ट से जुड़ी चिंताओं पर भी चर्चा की गई। एलिसिया सायरेट, जो न्यूयॉर्क एंजल्स की सदस्य है, ने क्रेडिट कार्ड सेवाओं और मैग्नेसिस से जुड़े कानूनी जोखिमों को लेकर चिंता जताई, लेकिन मैकफारलैंड ने जोर देकर कहा कि उनकी कंपनी पर क्रेडिट कार्ड कंपनी जैसे जोखिम नहीं है। उन्होंने कहा, सारे लेन देन बैंक और हमारे सदस्यों के ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड्स के जरिए होते हैं। हम तो बस एक ब्रांड और नेटवर्क है जो बस इनके ऊपर काम करता है। निसंदेह मैकफारलैंड अपने उद्यम को लेकर इंटरव्यू के दौरान काफी आशावादी नजर आए। वो अपनी सफलता और उद्यमिता की दुनिया को लेकर उत्साहित नजर आए। 1 साल बाद उस व्यवसायी ने अपनी खुद की बनाई कंपनियों की सूची में फायर मीडिया को शामिल किया। फायर मीडिया एक ऐसा ऐप है जिसे निजी आयोजनों के लिए संगीत प्रतिभा बुक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि 2017 का फायर फेस्टिवल, जिसका उद्देश्य दोनों कंपनियों का प्रचार करना था। लेकिन यह आयोजन एक आपदा में समाप्त हुआ और एक छुपा हुआ सच सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फायर फेस्टिवल का प्रचार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किया गया था और इसे बहामास के एक द्वीप पर आयोजित किया जाना था। मैकफारलैंड ने अपनी 2 कंपनियों का इस्तेमाल महंगे टिकट बेचने के लिए किया, जिसमें लग्जरी विला और बढ़िया खाने का वादा किया गया था। लेकिन जब लोग फेस्टिवल में पहुंचे तो उन्होंने खुद को आपदा राहत टेंटों में फंसा हुआ पाया, जहां उन्हें सिर्फ सैंडविच खाने को मिल रहे थे। मेहमानों ने इसमें शामिल होने के लिए $2 लाख तक चुकाए थे। इस विनाशकारी घटना के बाद उपस्थित लोगों ने न्याय की मांग की, जिससे मैकफारलैंड और संभावित आपराधिक गतिविधियों की बड़े पैमाने पर जांच शुरू हो गई। उस साल मई तक फायर फेस्टिवल एक आपराधिक जांच का केंद्र बन गया था, जिसमें मेल, सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड मुख्य विषय थे। चल रही कानूनी कार्यवाही के बावजूद मैकफारलैंड ने जोर देकर कहा कि फायर अगले साल वापस आएगा, लेकिन उसे एक और फायर फेस्टिवल आयोजित करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जून 2017 में
संघीय एजेंटों ने उसे उसके मैनहट्टन घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उस पर निवेशक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, जो धोखे या झूठी जानकारी देने की जानबूझकर की गई हरकत है और भ्रामक योजनाओं का इस्तेमाल मासूम पीड़ितों को बड़ी रकम सौंपने के लिए धोखा देने में किया जाता है। यह काम मैग्नेसिस और फायर मीडिया के फायरबैंड द्वारा काफी आसान हो गया था, जो एक RFID सक्षम कलाईबैंड था और कैशलेस पेमेंट सिस्टम के रूप में काम करता था। 2018 में मैकफार्लेन ने वायर फ्रॉड और एक अलग योजना से जुड़े अतिरिक्त आरोपों के लिए दोषी कबूल किया। उन्हें संघीय जेल में 6 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने केवल 4 साल ही काटे। CNBC इंटरव्यू, जिसमें व्यवसायी ने आशावाद दिखाया था, आज उसे कहीं ज्यादा स्याह नजर से देखा जाता है। उनका यह जोर देना कि मैग्नस मिलेनियल्स के लिए समस्याएं सुलझाने वाला है अब दोहरेपन का बयान बन जाता है और उनकी आकर्षक आत्मविश्वासी छवि की जगह चालाक ठग की छवि ले लेती है। नंबर 10, जुलाई 2007 ब्राजीलियनों के लिए आतंक और डर के एक दौर की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। कुछ दिन पहले सैकड़ों लोग LGBTQ+ प्राइड मंथ मनाने के लिए सड़कों पर मार्च कर रहे थे, जब अकल्पनीय घटना घटी। आज तक ब्राजीली पुलिस एक सीरियल किलर को पकड़ने की बेतहाशा कोशिश कर रही है, जिसे रेनबो मैनिया के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई को 32 वर्षीय जोसे एनरिक पेट्रोपोलिस पार्क में दाखिल हुए, इस बात से अनजान कि वे कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे। ब्राजील में स्थित पेट्रोपोलिस पार्क समलैंगिक पुरुषों के लिए, खासकर अपनी पहचान छिपाने वाले पुरुषों के लिए एक प्रसिद्ध मिलने की जगह है। इस पार्क में दर्जनों पुरुष मुलाकातों या एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए आते जाते रहते थे। एक दोपहर लोग पार्क में टहल रहे थे जब उन्हें 32 वर्षीय जोसे का शव मिला। उसके सिर पर कई घाव थे और वह नग्न था। अपराधी ने उसकी पैंट भी घुटनों तक खींच दी थी ताकि उसे जानबूझकर अपमानित किया जा सके। जोसे की मौत जब सुर्खियों में आई तो स्थानीय निवासी डर गए। जो पुरुष ऐसे संबंधों के लिए मिलते थे, उन्होंने साथ साथ रहना और अतिरिक्त सावधानी बरतना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सावधानियां उन्हें रेनबो मैनियाक से बचाने के लिए काफी नहीं थी। 2 साल तक ब्राजीलियाई LGBTQ समुदाय निशाना बना रहा और शहर डर के साए में डूब गया। कुल मिलाकर रेनबो मैनियाक ने 13 पुरुषों की जान ली, जिनमें से 12 के सिर में गोली मारी गई थी। तरीका वही रहा और ज्यादातर पीड़ित पेट्रोस पार्क में पाए गए। एक टास्क फोर्स बनाई गई और दर्जनों अधिकारी दिन रात इस मामले पर काम करते रहे। जांच के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि रेनबो मैनियाक ने अपने शिकारों से ऑनलाइन चैटरूम और डेटिंग एप्स के जरिए मुलाकात की होगी। गहन जांच के बावजूद केवल एक संभावित संदिग्ध सामने आया, हीरो फ्रांसिस्को फ्रैंको, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी था। अब तक इस व्यक्ति को अपराध की इस श्रृंखला से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। दुर्भाग्यवश ब्राजील में समलैंगिक विरोधी हिंसा असामान्य नहीं है और जांचकर्ता ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसे LGBTQ समुदाय से गहरी नफरत हो। इन हत्याओं के सिलसिले में कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और रेनबो मैनियाक ब्राजील की सड़कों पर आजाद घूम रहा है। पहले अपराध के बाद से इन वर्षों में सबूतों और सुरागों की कमी के कारण जांच लगभग रुक सी गई है। जिस किसी के पास भी कोई जानकारी हो, उससे अनुरोध है कि वह साओ पाउलो स्टेट मिलिट्री पुलिस से 11-420-71916 पर संपर्क करे। नंबर 9, हाईवे ऑफ टीयर्स। हाईवे 16 को कहा जाता है, जो 725 किलोमीटर लंबी सड़क है और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में प्रिंस जॉर्ज से प्रिंस रूपर्ट तक जाती है। जहां यह सड़क प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है, वहीं ये हाईवे एक भयावह राज भी छुपाए हुए है। 1970 के दशक से अब तक दर्जनों महिलाएं, जिनमें ज्यादातर आदिवासी थी, लापता हो गई हैं या अपनी जान गंवा चुकी है। क्योंकि ज्यादातर पीड़ित आदिवासी थी, इसलिए RCMP, स्थानीय पुलिस और सरकारी एजेंसियों ने अपनी आंखों के सामने घट रही इस महामारी पर बहुत कम ध्यान दिया। पीड़ितों के परिवारों को अपने मामलों को गंभीरता से लिए जाने और उन्हें उचित जांच और न्याय दिलाने में दशकों लग गए। विभिन्न स्रोत अलग अलग आंकड़े बताते हैं, लेकिन माना जाता है कि कम से कम 20 से अधिक महिलाएं या तो हाईवे ऑफ टीयर्स से गायब हो गई हैं या अपनी जान गंवा चुकी हैं। हालांकि असली संख्या सैकड़ों में हो सकती है। ये हाईवे कई आदिवासी समुदायों से होकर गुजरता है, जिनके पास सुविधाओं तक बहुत कम या बिल्कुल भी पहुंच नहीं है। यहाँ गरीबी दर बहुत अधिक है, जिससे कई महिलाएं स्कूल, काम या डॉक्टर के पास जाने के लिए लिफ्ट लेने को मजबूर हो जाती हैं। 22 वर्षीय तमारा लिंचिपमैन उन कई महिलाओं में से एक है जो हाईवे ऑफ टीयर्स के किनारे गायब हो गई। तमारा को आखिरी बार 21 सितंबर 2005 को प्रिंस रूपर्ट में हाईवे 16 पर देखा गया था, जब वह टेरेस जाने के लिए लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी। कई गवाहों ने तमारा को सड़क के किनारे खड़े हुए देखा था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वो किसके साथ गई थी। कुछ हफ्तों बाद उसके परिवार को तब शक हुआ जब उसके बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ था
और उसका किराया भी बकाया था। उसके परिवार ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस और RCMP को दी और शुरू से ही उनका रवैया तमारा और उसके मामले को लेकर निराशाजनक था। तमारा का इतिहास हिचहाइकिंग और सेक्स वर्क का था। हालांकि उसने यह सब काफी समय से नहीं किया था। प्रेस और ऑनलाइन लोग तुरंत ही उसे बदनाम करने लगे और लापता हिचहाइकर के लिए बहुत कम सहानुभूति दिखाई। तमारा की कई बार तलाश की गई है, लेकिन उसका कोई सुराग कभी नहीं मिला। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये गायबियां और अपराध किसी सीरियल किलर या फिर कई सीरियल किलर्स का काम है, जिन्होंने इस दूर दराज इलाके और अन्य कारणों का फायदा उठाया है। RCMP નો 2005માં પ્રોજેક્ટ ઈ પાના શરૂ કર્યા था ताकि ने मामलों की गहराई थ्रू जांच की जा सके, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रोजेक्ट ई पाना आदिवासी कार्यकर्ता और पीड़ितों के परिवार अपने प्रियजनों की तलाश और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग लगातार कर रहे हैं। नंबर 8 अप्रैल 1992 26 वर्षीय रॉबिन फोल्डहॉयर के लिए किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ। रॉबिन इंडियानापोलिस इंडियाना में एक पैलेस शू स्टोर में काम करती थी और उन्हें तब काम पर बुलाया गया था जब उनकी एक सहयोगी बीमार पड़ गई थी। रॉबिन ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और दोपहर की शिफ्ट कवर करने के लिए दुकान की ओर निकल पड़ी। जब रॉबिन काम कर रही थी तभी एक अजनबी आदमी दुकान में दाखिल हुआ। शुरुआत में रॉबिन ने सोचा कि वह एक ग्राहक है, लेकिन जैसे ही वह पास आया उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ है। पल भर में रॉबिन की जिंदगी खत्म हो गई और वह रहस्यमय आदमी दुकान से चला गया। कुछ घंटों बाद रॉबिन का शव मिला और इंडियानापोलिस पुलिस जांच के लिए तुरंत पहुंच गई। कुछ दिन बाद 11 अप्रैल 1992 को 23 वर्षीय पैट्रिशिया स्मिथ और 32 वर्षीय पैट्रिशिया मेजर्स का सामना उसी अजीब आदमी से हुआ जो उनके द्वारा संचालित ब्राइडल शॉप में विचिटा, कैंसस में आया था। कई इसी तरह के अपराध कांसास, मिसौरी और इंडियाना में सामने आने लगे। अपराधी का तरीका वही था। वह ऐसी दुकान ढूंढता था जहां कोई महिला अक्सर अकेली काम कर रही होती थी और आसपास कोई ग्राहक नहीं होता था। अजीब बात यह थी कि हमलावर अपने शिकार से एक शब्द भी नहीं बोलता था। जैसे ही गोलियों की आवाज आई वो बिना किसी का ध्यान खींचे आराम से वहां से चला गया। जांचकर्ताओं ने जल्दी ही समझ लिया कि ये सभी अपराध I-70 के पास के इलाकों में ही हुए थे। तब यह अनुमान लगाया गया कि हत्यारा I-70 के आसपास घूम रहा था और शिकार की तलाश कर रहा था। इसी वजह से उसे I-70 किलर का नाम मिला, जो आज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। 40 वर्षीय माइकल मैककाउन I-70 किलर के इकलौते पुरुष शिकार थे और उन पर इंडियाना में उनके कार्यस्थल पर हमला किया गया था। अधिकारियों का मानना है कि I-70 सीरियल किलर ने माइकल को पीछे से उसकी लंबी बालों की वजह से महिला समझ लिया था। कम से कम 6 अपराधों को रहस्यमय I-70 किलर से जोड़ा गया है, लेकिन कई जांचकर्ताओं का मानना है कि उसने 1992 के बाद भी अपनी वारदातें जारी रखी। I-70 यूटा, कोलोराडो, कॉन्सस, मिसौरी, इलिनॉय, इंडियाना, ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया से होकर गुजरती है, जिसका मतलब है कि उसके शिकार इन सभी राज्यों में हो सकते हैं। राज्यों भर की पुलिस ने I-70 किलर को पकड़ने के लिए जबरदस्त कोशिशें की हैं, लेकिन अब तक उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। जिस किसी के पास भी जानकारी हो उससे सेंट चार्ल्स पुलिस डिपार्टमेंट से 63694933000 पर संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। नंबर 7 2019 की शुरुआत में अधिकारियों को एक सीरियल किलर के बारे में पता चला जो खुद को हरक्यूलिस कहता था। 1 फरवरी 2019 को बांग्लादेश के ढाका के निवासी जाग रहे थे और अपना दिन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक भयावह खोज सामने आई। राहगीरों ने एक कबाड़खाने में एक व्यक्ति का शव पाया जिसकी पहचान केवल रकीब के रूप में हुई थी। उसकी गर्दन के चारों ओर जांचकर्ताओं को एक नोट मिला जिस पर लिखा था, उद्धरण, ये हमले की सजा है, हमलावर सावधान रहें हरक्यूलिस। संबंधित हमला 14 जनवरी 2019 को हुआ था जब अज्ञात पीड़िता अपनी दादी के घर जा रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उस पर 2 लोगों ने घात लगाकर हमला किया था। रकीब इस मामले में मुख्य संदिग्ध था और पुलिस उसके खिलाफ धीरे धीरे मामला बना रही थी। कुछ दिनों बाद अमीन मॉडल टाउन के पास एक सुनसान इलाके में एक व्यक्ति की लाश मिली जिसकी पहचान सिर्फ रिपन के रूप में हुई। रकीब की तरह रिपन भी इस मामले में मुख्य संदिग्ध था। 18 साल की एक लड़की के मामले में जिसकी लाश सावर के बाहरी इलाके में मिली थी। रिपन के गले में भी ऐसा ही एक नोट लटका हुआ था और जांचकर्ताओं के लिए यह साफ था कि हरक्यूलिस जल्द ही रुकने वाला नहीं है। कुल मिलाकर 3 घटनाओं को इस रहस्यमय हरक्यूलिस से जोड़ा गया है और ये तीनों आदमी हमलों और गंभीर अपराधों में संदिग्ध या वांछित थे। समुदाय के कुछ लोगों का मानना है कि हरक्यूलिस असल में कई लोगों का एक समूह है जो शायद
पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं। एक व्यापक जांच की गई है, लेकिन 2023 तक भी पुलिस हेरक्युलिस को पकड़ने के करीब नहीं पहुंच पाई है। नंबर 6, महिलाओं की हत्या मेक्सिको में एक बढ़ती हुई महामारी बन गई है और इन अपराधों के पीछे पुलिस का मानना है कि कहीं छुपा हुआ एक सीरियल किलर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1993 से अब तक जुआरेज मेक्सिको में 500 से अधिक महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। इन महिलाओं के शव अक्सर रेगिस्तान के दूर दराज इलाकों में पाए जाते हैं और उन पर एक जैसी चोटें और पैटर्न दिखाई देते हैं। पुलिस ने कई टास्क फोर्स गठित की है और अभियान चलाए हैं, लेकिन यह महामारी जारी है। 19 साल की लूज फ्लोरेस उन सैकड़ों महिलाओं में से एक है जिन्होंने जुआरेज मेक्सिको में हिंसा झेली है। 4 अगस्त 2008 को लूज अपने घर से निकली और जुआरेज के केंद्र की ओर गई। उसकी मां लूज डेल कार्मेन के अनुसार वह मैक्सी कपड़ों की दुकान पर नौकरी के लिए आवेदन देने जा रही थी। उसकी मां और बहन उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लूज कभी वापस नहीं आई। उसी शाम उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसकी तलाश शुरू हो गई। उसकी मां और उसकी बहन ने खुद कई बार उसकी तलाश की है, लेकिन उसका कोई सुराग कभी नहीं मिला। इसी तरह 18 साल की देबोनी बाजालुदा 9 अप्रैल 2022 को जुआरेज में एक पार्टी में शामिल होने के बाद गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसका शव न्यूआ कास्तिला मोटेल की पानी की टंकी में मिला। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि देबोनी उस सुबह करीब 4:30 बजे मोटेल में दाखिल हो रही थी। होटल में दाखिल होने से ठीक पहले वह एक टैक्सी ड्राइवर के साथ थी जिसने उस पर अवांछित हरकतें की थीं और उसे मोटेल के पास सड़क पर छोड़ दिया था। अधिकारियों के अनुसार उसके सिर में चोट आई थी, लेकिन उनका मानना था कि उसकी मौत शायद एक दुर्घटना थी। डेबोनी और लूज के मामले जुआरेज मेक्सिको में सैकड़ों मामलों में से सिर्फ एक हैं। इन महिलाओं के परिवारों से कहा जाता है कि वे 48 से 72 घंटे तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते और तब तक जरूरी सबूत खो चुके होते हैं। विशेषज्ञों को इसमें कोई शक नहीं है कि जुआरेज की सड़कों पर एक या एक से ज्यादा सीरियल किलर घूम रहे हैं। नंबर 5, ऐसे कई परेशान करने वाले मामले हैं जहां चिकित्सा पेशेवरों ने जानबूझकर अपनी देखभाल में लोगों की जान ले ली। इनमें से कई मामलों में ऐसे लोग शामिल हैं जो मानते हैं कि वे अपने पीड़ितों की जिंदगी के आखिरी समय में उनकी मदद कर रहे हैं। विक्टोरिनो चुआ के मामले में ऐसा नहीं था। चुआ को अपने 2 मरीजों की जान इंसुलिन से जहर देकर लेने का दोषी ठहराया गया है, लेकिन अनगिनत अन्य लोगों को भी जहर दिया गया था और कम से कम 3 अन्य लोगों की मौत उस दवा के लेने के बाद हो गई थी जिसमें छेड़छाड़ की गई थी। ये अपराध 2011 और 2012 में स्टेपिंग हिल अस्पताल में हुए थे। चुआ एक फिलिपीनी नर्स थे जो 2002 में यूके चले गए थे। अपने करियर के दौरान चाहे फिलीपींस में हो या यूके में उन्हें चोरी करने की समस्या थी। चोरी की कई घटनाएं पैसों की थी, लेकिन उन्होंने दवाइयां भी चुराई थी, लेकिन इससे उन्हें सिफारिशें मिलने से कोई रोक नहीं पाया और 2009 में उन्हें स्टॉकपोर्ट अस्पताल में स्टाफ के पद पर नियुक्ति मिल गई। चुआ अस्पताल में ठीक से घुल मिल नहीं पाए। उन पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने मरीजों को अनावश्यक इलाज दिया। स्टाफ को भी उनकी आपसी व्यवहार कुशलता में समस्याएं नजर आईं। चुआ ने दावा किया कि मरीजों और स्टाफ ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और एक बेतरतीब पत्र में लिखा कि उनके साथ हुए व्यवहार ने एक फरिश्ते को शैतान बना दिया। 2011 में उन्होंने उन सलाइन बैग्स के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी जो मरीजों को दी जानी थी। चुआ ने उन बैग्स में बड़ी मात्रा में इंसुलिन मिला दी। हालांकि इंसुलिन सभी इंसानों के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा ग्लूकोज का स्तर कम कर सकती है और मरीजों को हाइपोग्लाइसेमिक बना सकती है। यह स्थिति मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। ये अपरिवर्तनीय नुकसान भी पहुंचा सकती है और जान भी ले सकती है। शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन फिर मेडिकल स्टाफ ने देखा कि कुछ सलाइन बैग झागदार दिख रहे थे। छेड़छाड़ का पता चल गया था, लेकिन यह पता लगाना कि किसने किया इतना आसान नहीं था। जुलाई 2011 में एक नर्स जिसका नाम रेबेका लाइटन था, उसे गिरफ्तार किया गया। उसकी उंगलियों के निशान दूषित बैग्स पर मिले थे और पुलिस को फेसबुक पोस्ट्स भी मिली जहां उसने दावा किया था कि वह अपनी नौकरी के तनाव से निपटने के लिए शराब पीती है और पार्टियों में जाती है। 6 हफ्तों के बाद पुलिस ने रेबेका के खिलाफ मामला बंद कर दिया। चुआ ने जब अपनी तरीके बदले तभी आखिरकार वो पकड़ा गया। ऐसा लगता है कि अब वह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं रहना चाहता था कि उसका जहर इस्तेमाल होगा या नहीं, इसलिए उसने मरीजों के लिए अनावश्यक दवाइयां लिखवाने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर की। इन बदलावों को उससे जोड़ना आसान था और पुलिस ने यह तय किया कि हर बार जहर देने की घटना में उसे सलाइन बैग्स तक पहुंच हासिल थी। उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन उसे 2 मरीजों की जान लेने और अनगिनत अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया। नंबर 4, इरिना गैडामाचुक के दोस्त और पड़ोसी उन्हें एक प्यार करने वाली मां के रूप में जानते थे
जो अपनी बेटी के स्कूल में मदद करती थी। उसके पति जानते थे कि उसे शराब की समस्या है, लेकिन कभी यह नहीं समझ पाए कि वह एक ड्रिंक पाने के लिए कितनी दूर जा सकती है। गैडा माचुक का जन्म सोवियत संघ में हुआ था और बाद में उन्होंने अपने पति यूरी से मुलाकात की और शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन गैडा माचुक को पहले से ही शराब की समस्या थी। यह समस्या इतनी बढ़ गई कि यूरी ने उनके पैसों तक गैडा माचुक की पहुंच छीन ली, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वो सारा पैसा वोडका पर खर्च कर देंगी। इसके बावजूद वो शराब हासिल करने के तरीके ढूंढती रहीं और साथ ही एक सामान्य माँ की छवि बनाए रखी। इसी दौरान 2000 के दशक भर इलाके की बुजुर्ग महिलाएं डर के साए में जी रही थी। ये अपराध जून 2002 में शुरू हुए थे। एक बुजुर्ग महिला अपने घर में सिर पर गंभीर चोटों के साथ पाई गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो। उसके पर्स से पैसे चुराए गए थे, लेकिन वो $25 से भी कम थे। अगले 8 वर्षों में 17 और महिलाएं इस खौफनाक अपराधी का शिकार बनी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि वे किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। जब अपराध इतने हिंसक थे तो यही एकमात्र संभावना लग रही थी, लेकिन ये सच नहीं निकला जब एक पीड़ित रूस के तथाकथित राक्षस से बच निकला। वृद्ध महिला अपने अपार्टमेंट के फर्श पर गंभीर सिर की चोट के साथ पाई गई थी। उसका अपार्टमेंट उलट पुलट कर दिया गया था, लेकिन केवल थोड़े से पैसे ही लिए गए थे। अस्पताल में रहते हुए उसने पुलिस को बताया कि उस पर हमला करने वाली एक महिला थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और यह सिर्फ एक आदमी था जो महिला के कपड़े पहने हुए था, लेकिन पीड़िता लगातार यही कहती रही और आखिरकार उस पर विश्वास किया गया। अब पुलिस एक महिला की तलाश में थी। हजारों लोगों से पूछताछ की गई और मरीना वलीवा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। मरीना ने पुलिस के दबाव में आकर अपराधों को कबूल कर लिया, लेकिन हमले जारी रहे। सिर्फ तब जब 17वीं महिला की जान सीरियल किलर के हाथों गई, पुलिस असली अपराधी की पहचान कर पाई। आखिरी शिकार 81 साल की एक महिला थी जिनका नाम एलेक्जेंड्रा था। पड़ोसियों ने उस महिला को अच्छी तरह देखा था जो एलेक्जेंड्रा के फ्लैट को सजाने आई थी, और जब एलेक्जेंड्रा का शव मिला तो उन्होंने पुलिस को उसका हुलिया बताया। पुलिस द्वारा स्केच जारी करने के 5 दिन बाद गेदमाचुक को अपराधी के रूप में पहचाना गया। उसने शुरू में कबूल किया और पुलिस को बताया कि उसने शराब के लिए पैसे पाने के लिए अपने पीड़ितों की जान ली थी। कोर्ट में उसने अपने अपराधों से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे दोषी पाया गया। उसे सिर्फ 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। नंबर 3, 2010 में लूटपाट की एक श्रृंखला में 4 लोगों की जान चली गई। आखिरकार जब अपराधी ने अपनी आखिरी शिकार का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, तभी वह पकड़ा गया। जॉन वेस्ली यूल का पहले से ही एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था। जब उसे 2010 में दुकान से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अपराधों में सशस्त्र डकैती, सेंधमारी और चेक जालसाजी जैसी विभिन्न वारदातें शामिल थीं। उसका ताजा अपराध होम डिपो स्टोर में सामानों के दाम के टैग बदलना था। कैलिफोर्निया में रहते हुए यूल को 3 स्ट्राइक नियम के तहत 2 बार दोषी ठहराए जाने के बाद किसी भी गंभीर अपराध के लिए उम्र कैद की सजा दी जा सकती थी। हालांकि लॉस एंजलिस में यह नियम तभी लागू होता था जब तीसरा अपराध हिंसक हो। यूल 3 स्ट्राइक नियम के पूरी तरह खिलाफ मुहिम चलाने वालों में एक प्रमुख चेहरा थे और उन्होंने इस पर चर्चा करने के लिए एक टीवी शो में भी हिस्सा लिया था। यूल को उनके होम डिपो वाले अपराध के लिए 32 महीने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इसे टाल दिया गया ताकि वे पहले से तय सर्जरी करवा सके। यूल ने उस समय का इस्तेमाल और भी अधिक हिंसक अपराध करने के लिए किया। उनका पहला शिकार 80 वर्षीय हन्ना मरकोस थी। मरकोस के घर में घुसने के बाद यूल का सामना हन्ना से हुआ। भागने के बजाय यूल ने बुजुर्ग व्यक्ति पर हिंसक हमला किया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हन्ना का शव अगले दिन उनके परिवार द्वारा खोजा गया। कुछ हफ्ते बाद यूल ने अपनी दूसरी शिकार डेनिस रॉबर्ट्स की जान ले ली, जो यूल के ही गली में रहती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे अपने घर के पास अपराध करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने 53 साल की महिला को बांध दिया और उसकी जान लेने के बाद उसके घर को लूट लिया। सिर्फ 9 दिन बाद लिमोन और रॉबिन टर्नेगी पर हमला किया गया। यूल ने बिजली पानी विभाग का कर्मचारी बनकर उनके घर में घुसने के लिए बहाना बनाया और फिर उस जोड़े पर हमला कर दिया। उन्हें भी बांध दिया गया था, इससे पहले कि यूल ने उनकी जान ले ली। दुर्भाग्य से उनके परिवार के सदस्यों के चिंतित होने और पुलिस से वेलफेयर चेक करवाने के बाद भी उनके शवों को कुछ दिनों बाद ही खोजा जा सका। अपराध की जांच कर रही पुलिस तब हैरान रह गई जब रॉबिन का कार्ड एक एटीएम पर इस्तेमाल किया गया। मशीन पर लगे कैमरों ने अपराधी की साफ तस्वीर कैद कर ली, जो पुलिस के लिए बहुत ही जाना पहचाना चेहरा था। यूल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसने डकैतियों से चुराई गई चीजें पॉन शॉप्स में बेची थी, जिससे उसका उन 2 पहले की डकैतियों से संबंध और पक्का हो गया। उसने इन अपराधों के आरोपों को अदालत में चुनौती नहीं दी और अब वह अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएगा। नंबर 2, जेफरी माइट एक खतरनाक अपराधी है जिसे रोड आइलैंड रिपर का उपनाम मिला। उसने 2002 और 2003 के बीच
3 महिलाओं की जान ली और 2 अन्य पर हमला किया जो मुश्किल से अपनी जान बचा पाईं। पहली पीड़िता एक महिला थी जिसका नाम ऑड्री हैरिस था। ऑड्री रिपर की सभी पीड़ितों की तरह एक सेक्स वर्कर थी। हालांकि बाकी पीड़ितों की तरह वो भी ऐसी नहीं थी जिसकी कमी किसी को खलती। 9 फरवरी 2003 को ऑड्री ने अपनी मां को अलविदा कहा और बताया कि वह उसी दिन बाद में उनसे मिलने आएगी। वह मुलाकात कभी नहीं हुई और ऑड्री की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ऐसा प्रतीत हुआ कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इसी पेशे में काम करने वाली एक और महिला जेन स्मिथ पर भी हमला हुआ था और पुलिस को शक था कि ऑड्री भी उसी हमलावर की शिकार हो सकती है। फिर उस आदमी ने एक और महिला पर हमला किया जो बच गई, क्रिस्टीन डुमोंट। उस आदमी की पहचान टिमोथी स्कैनलन के रूप में हुई, लेकिन स्कैनलन का मुकदमा शुरू होने से पहले मई 2004 में क्रिस्टीन भी गायब हो गई। बाद में स्कैनलन को स्मिथ पर हमला करने का दोषी पाया गया, लेकिन दोनों लापता महिलाओं के मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से बरी कर दिया गया। जुलाई 2004 में उसी पेशे की एक तीसरी महिला भी गायब हो गई। स्टेस्टी गुलेट के लापता होने की रिपोर्ट उसके बॉयफ्रेंड ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराधी को फुसलाकर सामने लाने के लिए एक महिला अंडरकवर पुलिसकर्मी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन रिपर झांसे में नहीं आया। ये मामला तभी खुला जब एक रहस्यमय गुमनाम कॉल आई। कॉल करने वाला एक पुरुष था जिसने उन्हें जॉसलिन मार्टिन से बात करने के लिए कहा। जॉसलिन ने पुलिस को बताया कि उस पर उसके एक ग्राहक ने हमला किया था। वह उसे अपने घर ले गया था, फिर पीछे से उस पर हमला किया। उसने मुकाबला किया और किसी तरह भागने में कामयाब रही। अपने करियर को देखते हुए वो पुलिस के पास नहीं गई थी, लेकिन अब उसने उन्हें वो सारी जानकारी दे दी जिसकी उन्हें रीपर का पता लगाने के लिए जरूरत थी। पुलिस को यह भी पता चला कि उसी पते पर दूसरी महिला पर भी हमला हुआ था और वह बच गई थी। वहां रहने वाले व्यक्ति का नाम जेफरी माइट था। शुरुआत में उसने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन उसके घर की तलाशी लेने पर उसके बाथरूम में एक डरावना दृश्य सामने आया। यहीं पर उसने लाशों को ठिकाने लगाया था। मायट ने ऑड्री, क्रिस्टीन और स्टेसी की हत्या करने की बात कबूल की। उसने उनके अवशेषों को बाथटब में ठिकाने लगाया, उन्हें कचरे के बैग में डाला और फिर उनके अवशेषों को कमर्शियल डंपस्टरों में फेंक दिया। एक लैंडफिल की तलाशी में स्टेसी के अवशेष मिले, लेकिन बाकी 2 पीड़ितों का कभी पता नहीं चला। नंबर 1 जुलाई 1993 में लंदन पुलिस ने एक संदिग्ध सीरियल किलर के शिकार और एक अज्ञात व्यक्ति जिसे अपराधी माना जा रहा था की सीसीटीवी तस्वीर जारी की। यही सबूत था जिसने आखिरकार कॉलिन आयरलैंड का पतन कर दिया। ये अपराध उस साल मार्च में शुरू हुए थे। पीटर वॉकर वेस्ट एंड के एक सफल कोरियोग्राफर थे। वह समलैंगिक भी थे और अर्ल्स कोर्ट के कोलबर्न क्लब में जाया करते थे। ये पब समलैंगिक पुरुषों के बीच लोकप्रिय था जो ये दिखाने के लिए अलग अलग रंग के रूमाल पहनते थे कि उन्हें किस तरह की चीजें पसंद है। वॉकर के पास एक आदमी आया जिसने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। पीटर का शव उसकी रजाई के नीचे मिला। बाद में जिम्मेदार अपराधी ने राष्ट्रीय अखबार को फोन किया ताकि वह अपराध की जिम्मेदारी ले सके, लेकिन उसने पीटर के कुत्ते को अपार्टमेंट में फंसा छोड़ने पर पछतावा भी जताया। ये कॉल उन कई कॉल्स में से पहली थी जो कॉलिन आयरलैंड ने की थी। आयरलैंड 39 साल का था, 2 बार तलाकशुदा था और उस समय बेरोजगार था। उसने पिछले साल यह निष्कर्ष निकाला था कि वह कोई खास नहीं है और नए साल का संकल्प लेते हुए उसने तय किया कि वह सीरियल किलर बनकर इसे बदल देगा। उसकी एक पूर्व पत्नी के अनुसार उसे समलैंगिक पुरुषों से नफरत थी और वो उन्हें आसान शिकार मानता था। खास तौर पर वह उन पुरुषों को निशाना बनाता था जो बंधे जाने का विरोध करते थे। पीटर के बाद आयरलैंड का अगला शिकार क्रिस्टोफर डन था जो एक लाइब्रेरियन था और कोलेराइन क्लब का एक और आगंतुक था। यह अपराध और भी ज्यादा परेशान करने वाला था और एक बार फिर आयरलैंड ने प्रेस और पुलिस से संपर्क किया ताकि वह अपने अपराध के बारे में उन्हें चिढ़ा सके। एक अमेरिकी व्यवसायी जिसका नाम पेरी ब्रैडली था और एक नर्सिंग होम अटेंडेंट जिसका नाम एंड्रयू कॉलियर था, वे भी शिकार बन गए। उनकी मौतों के बीच 1 हफ्ते से भी कम का अंतर था। चौथी वारदात के बाद ही पुलिस पैटर्न्स की पहचान कर पाई। हर वारदात के तरीके के साथ साथ पुलिस ने उनकी आखिरी ज्ञात लोकेशन को कोलेराइन क्लब के रूप में पहचाना। उस समय ब्रिटिश पुलिस और समलैंगिक समुदाय के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। शायद इसी वजह से कुछ समानताएं नजरअंदाज कर दी गई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने समलैंगिक समुदाय को चेतावनी देने के लिए कदम उठाया और प्राइड इवेंट्स में पर्चे बांटकर ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की। उन्हें आयरलैंड से आई एक और कॉल ने भी प्रेरित किया जिसमें कहा गया था कि अगर उसे पकड़ा नहीं गया तो वो हर हफ्ते हमला करेगा। आयरलैंड का आखिरी शिकार 15 जून को मिला था, हालांकि अपराध 3 दिन पहले हुआ था। इमैनुएल स्पिटेरी एक शेफ थे जिन्हें आखिरी बार 12 जून को कोलेराइन क्लब में देखा गया था। वो एक आदमी के साथ गए थे जिसका हुलिया भरे हुए चेहरे, छोटे काले बालों और बदरंग दांतों वाला बताया गया था। पुलिस ने फिर इमैनुएल और अपने संदिग्ध की ट्यूब स्टेशन पर सीसीटीवी तस्वीर ढूंढ निकाली। आयरलैंड सामने आए
और उन्होंने खुद को फोटो में दिखाए गए व्यक्ति के रूप में पहचाना। लेकिन उन्होंने कहा कि वह इमैनुअल के साथ उसके अपार्टमेंट गए थे, लेकिन वहां उन्हें एक और आदमी के साथ छोड़कर चले गए थे। लेकिन पुलिस को एंड्रयू कॉलियर के घर में आयरलैंड के फिंगरप्रिंट मिले। आखिरकार उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि वह मशहूर होना चाहता था। उसे 5 उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसने अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। लेकिन मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।